अभी हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये सही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ क्रिकेट है, और हमारे बारे में है, अंपायर्स के बारे में है। तो उसमें बाय लॉ जो है ना वो दो अंपायर्स की अपॉइंटमेंट होती है मैच में, और लॉ कहता है कि अंपायर्स ने 45 मिनट्स पहले पहुंचना है हर रोज प्ले से पहले। और जो प्लेइंग कंडीशन कहती है कि उसमें जो नॉन टेलीवाइज मैचेस हमारे होते हैं ना, जो होम बोर्ड की हैं, उसमें दो अंपायर जो है ना अपॉइंटमेंट उनकी होती है। और टेलीवाइज जो मैचेस जैसे आजकल नेशनल T20 हो रहा है, उसमें दो अंपायर ऑन फील्ड होते हैं, एक टीवी अंपायर होता है और एक रिजर्व अंपायर होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी कोई ऑन फील्ड अंपायर इलनेस, इंजरी या किसी और वजह से कोई ऐसा रीज़न हो जाता है कि उसको छोड़ना पड़े फील्ड, तो उसको हमेशा जो है ना रिजर्व अंपायर रिप्लेस करेगा। आज से चंद सालों पहले टीवी अंपायर नीचे आता था और रिजर्व जो है ना वो टीवी अंपायर बन जाया करता था। लेकिन वो कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि टीवी अंपायर की अपनी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। तो उस पेपर वर्क को छोड़ के एक नया अंपायर आके उसे कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि ऑन फील्ड अंपायर की इंजरी या किसी वजह से वो चला जाए तो जो अंपायर उसको रिप्लेस करेगा वो रिजर्व अंपायर होगा, फोर्थ अंपायर जो होता है वो आगे उसकी ड्यूटीज को सर अंजाम देगा। हमारे जो ऑफिशियल मैच होते हैं क्लब और स्कूलों के अलावा, जो सिटी के मैचेस होते हैं या इंटर सिटी सिटी चैंपियनशिप्स होती हैं, 19 है, सीनियर है, और बोर्ड के बैनर के डायरेक्ट अंडर जो मैचेस हो रहे हैं, उसमें हमारी जो रिपोर्ट होती है वो हम एक दिन पहले 3 बजे ग्राउंड चले जाते हैं और चार्ट जो है ना वो संभाल लेते हैं। और उस वक्त तक ग्राउंड मैन जो है ना वो अपना जो काम शाम होते हैं तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, और हम लोग जो है ना उसको जाके ना वहाँ पे कुछ चीज़ें करते हैं। उसमें वो जो ड्यूटीज़ होती हैं वहाँ पे जाके कि हमने बाउंड्रीज की जो मेजरमेंट्स हैं उनको चेक कर लेना होता है, जो क्रीज मार्किंग्स होती हैं उनको हमने अच्छी तरह से चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, पिच जो है ना किस हद तक तैयार है और कितनी तैयारी जो है वो बाकी है, वो देखते हैं उसके ऊपर। और इसके अलावा जो वहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, रोलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कितने टाइप्स के हैं उनको देखते हैं, नंबर ऑफ कवर्स को भी नोट कर लेते हैं कितने हैं, जो स्क्रीन्स हैं उनकी जो वर्किंग है वो ऑपरेटिव हैं कि नहीं है, या उनको ऑपरेट करने के लिए बंदे हैं कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट, अगर वो वनडे मैच है तो सर्कल्स वगैरह को भी मेजर कर लेते हैं, सर्कल प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और पानी की ट्रॉली है कि नहीं है। इसके अलावा स्कोर बोर्ड चलेगा, कोई मैन पावर है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोलर समटाइम हैवी रोलर होता है, तो बंदे अगर ग्राउंड में एक ही अवेलेबल है तो पूछ लेते हैं भाई आप रोलर ऑपरेट कराओगे कि नहीं कराओगे, कैसे होगा। तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम चेक करते हैं कि अगर वो रोलर जो हैवी है, ऐसा इक्विपमेंट जो हैवी है, उसको ऑपरेट करने के लिए बंदे हैं भी नहीं है। क्योंकि ब्रीफिंग में हम टीमों से कह देंगे ये चीज़ अवेलेबल है और बाद में मैन पावर ही ना हो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर, तो कैसे आप उसको अवेल कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसको चेक कर लें कि वो चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए बंदे भी हैं कि नहीं है। खासतौर पे जो बाउंड्री है उसके बारे में ग्राउंड में हमें कह देते हैं जितने यार्ड्स की है, 150 है, 140 है, जो भी है। लेकिन बेहतर है कि आप सेंटर ऑफ द पिच से उसको ना मेजर कर लें और एग्जैक्ट वैल्यू उसकी निकालें जब आप ऑफिशियल मैच करेंगे। इसके अलावा जो मोर देन वनडे मैचेस हैं, आप डे 1 को 45 मिनट पहले रिपोर्ट करते हैं, डे 2, डे 3, डे 4 जो भी डेज हैं उसमें आप पौना घंटा पहले ग्राउंड पहुंच जाते हैं। लेकिन जो वनडे मैचेस हैं, मैं अभी ये स्कूल या क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपने 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है, क्योंकि स्कूल और क्लब जो है ना वो डायरेक्ट बोर्ड जो है ना उसको मैनेज नहीं कर रहा है, बल्कि उसको जो लोकल सिटी एसोसिएशन मैनेज कर रही है। वो आपको बताएंगी कि आपने ग्राउंड में कितने घंटे पहले पहुंचना है। आमतौर पर 1 घंटा पहले जो है ना वो हो सकता है कि आपको बुलाया जाए। इम्पोर्टेंट बात आगे है कि बाय लॉ जो है वो पॉइंटेड अंपायर जो है ना वो चेंज हो सकता है सिर्फ इलनेस या इंजरी की सूरत में। और जो उसकी रिप्लेसमेंट आएगी वो सिर्फ स्ट्राइकर एंड पे खड़ी होगी, यहाँ तक कि दोनों कप्तान एग्री कर जाएं कि जी वो फुल रोल प्ले करे। इसके अलावा अगर कोई लोकल अंपायर आता है तो हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि
बोर्ड के मैचों में अगर पीसीबी एम्पायर अवेलेबल नहीं है, कोई लोकल एम्पायर अवेलेबल होता है, तो हम लोग जो है ना उसको जो है ना अवेल करते हैं स्ट्राइकर एंड के ऊपर, और दोनों एंड से जो ऑफिशियल एम्पायर है वो एम्पायरिंग कर रहा होता है। और बाकी लोकल जो सिटी एसोसिएशन है या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है वो बोर्ड को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ अंपायर लोग इलनेस है एम्पायर को, या इंजरी है, तो सिकनेस है, तो आप ना रिप्लेसमेंट अंपायर भेजें। तो जब तक वो रिप्लेसमेंट अंपायर नहीं आता, तो जो वो मेक शिफ्ट अंपायर है वो स्ट्राइकर एंड पे ड्यूटीज परफॉर्म करता रहता है। अब ये प्लेइंग कंडीशन के बारे में हम जा रहे हैं, वही बात है कि इसमें अगर रेफरी का मैच है तो वो रेफरी भी स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हो सकता है, और लोकल अंपायर भी जो है ना वो स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा। इसमें वो उसमें वो फुल अंपायर नहीं होगा, मतलब जो प्लेइंग कंडीशन है उसमें अगर कोई लेवल 1 अंपायर अवेलेबल है और पीसीबी का ऑफिशियल मैच है, जब तक कि ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं आती है उसकी या किसी और अंपायर की, तो वो स्ट्राइक एंड पे रहेगा। और अगर रेफरी भी रिप्लेस कर रहा है और मेकशिफ्ट अंपायर बना हुआ है, तो रेफरी भी जो है स्ट्राइक एंड पे आएगा, और वो फुल फ्लैज अंपायरिंग नहीं करेगा उसके अंदर, ओनली एट द स्ट्राइकर एंड है वो। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रीफिंग में या वनडे बिफोर हम तय करते हैं। इसमें जो है वो प्लेइंग कंडीशन में हमने पीसीबी की डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, या लोकल बोर्ड जो भी होता है उसकी जो ग्राउंड अथॉरिटीज़ है उसे कंसल्ट करते हैं और चीज़ें हम शेयर करते हैं कैप्टन के साथ। उसमें बॉल्स जो है वो बोर्ड डिसाइड करता है कौन सी इस्तेमाल होगी, और बॉल्स का जो बॉल्स होती हैं वो या तो परचेज करती हैं सिटी एसोसिएशन, या बोर्ड उनको भेजता है बॉल्स। तो वो अपने पास बॉल्स के बॉक्सेस उनके पास बड़े होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो 6 जो यूज बॉल है ना उसका एक बॉक्स रखेगा उसके अंदर ना अपने पास। उसमें एक नया बॉल भी हो सकता है, कुछ यूज बॉल होते हैं वो आपने चेक कर लेना। एक बास टीम ऐसी करती हैं कि वो अपने यूज बॉल को टेम्पर्ड कर देती हैं। जब यूज बॉल का बॉक्स आएगा ना आपके पास, तो आपने उसको खोल के देखना है कि उन्होंने जो यूज बॉल आपको दिए हैं वो इतने ज़्यादा ही यूज ना हो जाए कि मिस यूज हो जाए। मतलब वो एक तो टेम्पर्ड फॉर्म में होते हैं, या ये होते हैं कि वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके होते हैं कि उसकी लाइफ ही पूरी हो चुकी होती है। तो ऐसे बॉल निकाल के, तो ऐसे यूज बॉल लें जो कि काबिल इस्तेमाल हों। फिर आपने आवर्स ऑफ प्ले जो है ना वो डिस्कस करने हैं कैप्टन से, इंटरवल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेना है कितने हैं और किस ड्यूरेशन के हैं, क्लॉक कौन सा इस्तेमाल होगा। अंपायर्स वॉचेस होती हैं, वैसे आमतौर पर बेहतर है कि अंपायर्स वॉचेस को ही आप ना ऑफिशियल वॉच को ही काउंट करेंगे, वो आपका क्लॉक है ऑफिशियल। बाउंड्रीज के बारे में देख लें, बाउंड्री में कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे मैं अभी यहाँ पे जीसीयू में मैच कर रहा था, हमारा एक स्कूल का मैच था, तो वो पोल जो है ना फुटबॉल की वो अंदर ही है, बाउंड्री के अंदर ही है। तो उसके बारे में आप डिस्कस कर लें कि उसको आपने कैसे अवेल करना है, आया कि वो बाउंड्री है या नहीं है, या उसको लगे बॉल लाइव रहेगा। और उसको ऑब्स्टेकल को लग के बॉल कैच हो जाता है, वो कैच होगा या नहीं होगा। हम तो खैर वो कैच नहीं कहते, और उसको बॉल को भी हम लाइव ही काउंट करते हैं जब तक कि बाउंड्री से वो निकल ना जाए। फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ग्राउंडें हैं हमारे लाहौर में भी हैं, मॉडल टाउन में भी हैं, कि वहाँ पे दरख्त काफ़ी घने हैं और उनकी शाखें जो है ना हैंग इन करती हैं बाउंड्री के अंदर। तो वो आपने डिसाइड करके बता देना है पहले कि जब वो पत्तों को बॉल लगेगा तो उसे हम बाउंड्री काउंट करेंगे। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओवर थ्रो के बिना ना जाएं आप, ना कि ओवर थ्रो बाउंड्री ना दें उसको। समटाइम वो शेड्स के नीचे से अगर किसी फील्डर ने गेंद को पकड़ा है और उसको हैंगिंग ब्रांच को आप बाउंड्री काउंट कर रहे हैं, तो अगर वो थ्रो हो जाती है और पत्तों को टकराती है, तो तब आप उसको बाउंड्री ना माने तो बेहतर है, क्योंकि उस तरह से बड़ा मसला हो जाएगा। और जो स्ट्रेट बॉल आती है और वो लगती है पत्तों को और बॉल अंदर या बाहर गिरता है, तो उसको आप बाउंड्री ले लें तो मच बेटर है। कवर्स का बड़ा इशू है, कवर्स, नंबर ऑफ कवर्स जो अवेलेबल हैं वो आपने टीमों को बताने होते हैं कि कितने कवर्स हैं। तो बाद बात ऐसे मौसम होता है कि बिल्कुल सनी डेज होते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं और बारिश का इम्कान नहीं होता, तो हमें वो ग्राउंड रोड भी कहते हैं कि 4-5 कवर अवेलेबल हैं हमारे पास, या स्क्वेयर कवर अवेलेबल हैं, बॉलर रनअप कवर्स अवेलेबल नहीं है, फुल पिच कवर हैं अवेलेबल। वो जो भी कवर्स है वो नोट कर लें। तो थ्रू आउट द मैच ही कवर्स इतने ही रहेंगे, क्योंकि बाद में अगर बारिश वारिश का इम्कान हो जाती है या चांसेस हों और एक टीम को एडवांटेज और वो कहे जी हम एक्स्ट्रा कवर ले आते हैं बाजार से खरीद के, तो फिर आपने कवर्स को बढ़ाना नहीं है। जितने कवर्स आपने डे 1 को बताए थे ना फर्स्ट डे कवरिंग के ऊपर या मीटिंग में, उतने ही कवर्स जो है ना वो आपने अवेल करने हैं। तो वो कवर्स, नंबर ऑफ कवर्स जो है ना फिर चेंज नहीं होंगे किसी को, क्योंकि उससे एक टीम का एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो है ना वो हो सकता है। फिर आपने कोई भी जो स्पेशल कंडीशंस हैं मैच के लिए वो आपने प्लेइंग कंडीशन बता देनी है।
और स्कोरर को जो है ना वो आपने जो है ना वो बताना है कि आवर्स ऑफ प्ले क्या है, इंटरवल्स क्या है, क्लॉक कौन सा वाला है, बाउंड्रीज के बारे में बताना है आपने, और कोई भी स्पेशल कंडीशन है उसके बारे में आपने बताना है। ये जो लास्ट 6 पॉइंट्स हैं ये आपने स्कोरर से भी शेयर कर देने होते हैं, क्योंकि कवर्स के अलावा बकाया में उसका रोल जो है ना वो स्कोरर का आ रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने देखना होता है कि टॉस से पहले और मैच के दौरान में जो है ना वो आपने देख लेना है कि विकेट्स जो है ना वो प्रॉपरली पिच्ड हैं, क्रीजेस जो हैं वो मार्क्ड हैं, और जो बाउंड्री है वो प्रॉपर लगी हुई है। और उसमें एक दो चीज़ें बताता हूँ आपको कि एक टेस्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का ना, तो उसमें ऐसा हुआ था कि मुश्ताक अहमद की बॉल जो है ना विकेटों के दरमियान में से निकल गई थी मुल्तान स्टेडियम में, मेरे ख्याल में मुल्तान स्टेडियम आई थिंक सन 2000 की बात है। तो वो जो पिच जो जो विकेट्स थे ना, स्टम्प्स जो थे, वो स्टम्प्स जो है ना प्रॉपरली पिच नहीं थे, उनका स्पेस जो था ज़्यादा था, इसलिए बॉल जो है ना वो विकेट के या स्टम्प्स के जो बीच में से जो है ना वो निकल गया था, दरमियान में से निकल गया था। तो आपने ख्याल रखना है कि वो जो गेज का इस्तेमाल करके ना आपने चेक करना है कि वो साइज प्रॉपर है और जो गैप है उनका वो प्रॉपर है कि नहीं है। और बाउंड्री के बारे में होता है कि बाद का स्कर्टिंग इस्तेमाल करते हैं या रस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो समटाइम ये होता है कि फील्डर स्लाइड मारता है तो वो रस्सा डिस्प्लेस हो जाता है, स्कर्टिंग जो है वो हवा से बाद में अंदर आ जाती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जितनी जल्दी हो सके बाउंड्री जो है ना वो आपने रीमेक करवानी है और स्टोर करवानी है। लेकिन अगर फर्ज किया कि स्कर्टिंग जो है ना वो अंदर आ गई है और वहाँ पे कोई डिसीजन हो गया है कि अंदर आई, जो उसकी असल पोजीशन है वहाँ से अंदर है, और वहाँ पे भी कैच का इशू आ गया और पाँव उसके ऊपर आ गया है जो स्कर्टिंग अंदर आ गई थी, तो आपने जो वो चेक करना है, वो जो चेक करना है आपने वो चेक करना है उसका जो असल जगह थी उसके लिहाज से चेक करना है। अगर टीवी अंपायर है या वैसे रिजर्व अंपायर है या ऑन फील्ड अंपायर है, तो अगर स्कर्टिंग अंदर आ गई और पाँव टच कर रहा है तो वो आपने आउट या सिक्स जो है ना वो नहीं देना। ठीक है जी। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट बात यही वाली थी जो है, एक मैं आपको आगे है जी, कनेक्ट ऑफ मैच इम्प्लीमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कि तमाम जो मैच है वो लॉज के तहत होना चाहिए। जो इम्प्लीमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंट जो चीज़ इस्तेमाल होती हैं जैसे बॉल है, बैट है, स्टम्प्स है, बेल्स हैं, प्रोटेक्टिव हेलमेट हैं, ग्लव्स हैं, इनकी डायमेंशन वही होनी चाहिए जो लॉ के अंदर है। प्लेइंग कंडीशन भी जो सेम एज इट इज लॉ के तरह ही है, कुछ में फ़र्क नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अंपायर्स हैं वो सोल जज हैं फेयर और अनफेयर प्ले के ना, और 2.6 वही है कि जो प्लेइंग कंडीशन उसमें भी अंपायर सोल जज है, उनके रोल में कोई इंटरफेयर जो है ना वो नहीं, इवन जो रेफरी है वो भी अंपायर्स के ट्रेडिशनल रोल में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। कुछ पॉइंट्स पे जो अंपायर्स हैं वो विद रेफरी कंसल्टेशन करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उनको, लेकिन सोल जज जो है ना वो ग्राउंड के अंदर जो ग्राउंड का बादशाह है वो अंपायर ही है, उसके रोल को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है फिटनेस फॉर प्ले के बारे में है। तो अंपायर्स जो हैं वो सोल जज हैं ग्राउंड, वेदर और लाइट कंडीशंस के, और दूसरे कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के, कि वो देखें कि ये डेंजरस है कि नहीं है। डेंजरस कंडीशन में जो मैच है वो रुक जाता है या स्टार्ट नहीं होता है, वो सारा ऑब्जर्व करना होता है। अगर कंडीशन आइडियल ना हो, मतलब थोड़ा सा जैसे ड्यू से आउटफील्ड वेट हो जाता है या बारिश के बाद थोड़ा सा आउटफील्ड वेट होता है, वो आइडियल तो नहीं होता, लेकिन उसे हम डेंजरस नहीं कहेंगे जब तक कि वो किसी भी पार्टी के लिए, जो फील्डर्स हैं, बैट्समैन हैं या जो अंपायर्स हैं उनके लिए डेंजरस ना हो जाए। अगर ग्रास वेट है या बॉल वेट है तो ये हम डेंजरस नहीं मानते हैं। किसी भी हालत में प्लेयर सेफ्टी या अंपायर सेफ्टी को हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब कंडीशंस कौन सी होती हैं अनरीजनेबल होती हैं, अगर पुलिस तो नहीं आ रहा, लेकिन मामला ये है कि रिस्क पैदा हो सकता है, जैसे कोई फसाद हो गए हैं ग्राउंड के बाहर, कोई करीब टेररिस्ट अटैक हो गया है, कोई बिजली चमकना शुरू हो गई, अर्थक्वेक आ गया है। अब ये वो चीज़ें हैं कि इन कंडीशन में कोशिश करें कि मैच बंद कर देना, मतलब हो सकता है कि ये चीज़ें बाद में रिस्क बन जाए ना प्लेयर सेफ्टी के लिए या अंपायर सेफ्टी के लिए। तो इसमें सेफ्टी सभी की है, अंपायर भी शामिल है और प्लेयर भी शामिल है।
तो ये हटकी है, मतलब जैसे ग्राउंड वेदर लाइट तो नहीं आया, लेकिन कुछ और कंडीशन पैदा हो गई है जिसके बाइस जो है ना वो आपको फॉर सेफ्टी रीजन जो है ना मैच को बंद करना पड़ता है या शुरू नहीं करना पड़ता। अगर आपने देखना है कि आउटफील्ड फिटनेस को चेक करना है कि आया कि वो मैच के लिए फिट है या नहीं है, तो आपने देखना है कि जब बॉलर भागेगा तो उसका फुट होल्ड अच्छा होना चाहिए, या जब वो जंप करता है अपने डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर तो स्लिप ना हो जाए। बारिश के मैच के दौरान या मैच से पहले अगर ऐसे सूरत बारिश हो गई है तो मैच स्टार्ट करने से पहले आपने सेफ्टी को चेक करना है कि बॉलर जो है ना उसका फुट होल्ड ठीक आ रहा है, फील्डर जो है वो इजीली मूवमेंट कर सकें। खासतौर पर स्क्वेयर की आपने देखना होता है कि स्क्वेयर भी जो है ना वो पिच की तरह जो है ना वो सुटेबल होना चाहिए। अगर स्क्वेयर वेट होगा तब भी हम मैच स्टार्ट नहीं करते। इसके अलावा जो बैटर है वो अपने स्ट्रोक आराम से खेल रहा हो और रन्स जो है ना वो जब करे कंप्लीट करने के लिए भागे तो स्लिप ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं फिटनेस के लिए। अगर ये तमाम चीज़ें लगें आपको कि डेंजरस हैं तो आप मैच को कमेंस या रिकमेंस नहीं करेंगे और मैच को स्टॉप कर सकते हैं। अगर क्योंकि ड्रिजलिंग वगैरह होती है हल्की फुल्की तो मैच बंद नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि हैवी रेन हो जाए या ड्रिजलिंग चलती जा रही है और कंडीशन इतनी स्लिपरी हो गई है कि कोई इंजरी हो सकती है, तो उस टाइम पे जाके मैच बंद कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि आप मैच बंद करके किसी इंटरवल में बाहर आ गए हैं और फिर इंटरवल के बीच में ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, अब आपने कवरिंग करवा देनी है, ड्रिजलिंग में मैच स्टार्ट नहीं करना है। अगर मैच चल रहा है उसे तो कंटिन्यू कर सकते हैं ड्रिजलिंग के अंदर, लेकिन अगर किसी इंटरवल के अंदर है और जैसे ही बादल का कवर आया और बूंदाबांदी शुरू हुई हल्की फुल्की, आपने फौरन जो है ना कवर करवा देना है। ड्रिजलिंग में आपने मैच या इनिंग्स को स्टार्ट नहीं करना, लेकिन जो इनिंग्स चल रही थी उसको आपने देखना है कि किस हद तक चल सकती है, कब तक कंडीशन जो है ना इस काबिल है कि आप मैच को आगे तक चला सकते हैं। ठीक है जी, इसको आपने चेक कर लेना। अच्छा, इसमें जो एमसीसी के रूल्स हैं उसमें जो कंडीशंस हैं उसके लिए एक अंपायर भी जो है ना वो मैच को बंद करवा सकता है। ठीक है, एक अंपायर भी। लेकिन हमारे जो पीसीबी या होम बोर्ड्स या आईसीसी है उसमें दोनों अंपायर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो है ना वो मैच स्टॉप कमेंस या रिकमेंस होता है। ये फ़र्क है लॉ में और प्लेइंग कंडीशन में। लॉ में एक अंपायर भी जो है ना वो अपने जो है ना उसको समझे कि कंडीशंस जो है डेंजरस हो गई हैं तो एक अंपायर भी अपना राय देके मैच को बंद कर सकता है, ये लॉ कहता है। लेकिन जो प्लेइंग कंडीशन है वो कहती हैं कि इन मामला पे दोनों अंपायर्स की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका होना ज़रूरी है। अब इसके अलावा ये है कि अगर गेम बंद हो या स्टार्ट नहीं हो तो आपने जो है ना अंपायर्स ने जाकर उस कंडीशन को ऑब्जर्व करना है, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो पास कोई प्लेयर या टीम ऑफिशियल कोच या जो मैनेजर है वो साथ में आपके नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़े पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। जब आप विजिट करें तो कोशिश करें कि उस टाइम पे ग्राउंड खाली करवा लें, क्योंकि इंटरवल में जो कोचेज कैप्टन आ सकते हैं ना पिच के ऊपर, करीब से देख सकते हैं उसको आके या ग्राउंड देख सकते हैं आगे। तो लेकिन जो जब आप जाए विजिट के लिए तो कोशिश करें कि आप ही हो तो कोई कोच या जो है ना वो जो है ना कैप्टन आपके साथ जो है ना कंपनी ना करता, क्या फ्रीली जो है ना आराम से थोड़ा सा इंटरवल का आ गया था बीच में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है प्लेइंग कंडीशन क्या कहती है। मैंने बताया आपको अभी पहले बता दिया है कि इसमें जो है ना वो दोनों अंपायर्स का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो होना जो है ना वो जरूरी होता है। अगर किसी भी टाइम पे अंपायर्स एग्री करते हैं जो कंडीशंस हैं ग्राउंड वेदर या लाइट की या कोई और सर्कमस्टेंसेज हैं और डेंजरस हो गए हैं या अनरीजनेबल हो गए हैं तो वो फ़ौरन जो है ना प्ले को सस्पेंड कर देंगे, और जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तो उस वक्त तक रिकमेंस जो है ना प्ले को नहीं करेंगे। और ये पूरा डिसीजन जो है ना वो अंपायर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, और बंद करने के बाद वो फिर रेफरी से फर्दर कंसल्टेशन उसको बता देते हैं। कंसल्टेशन ये होती है कि रेफरी को जाकर बता देते हैं कि हमने इस इशू पे जो है ना मैच बंद कर दिया है। फिर रेफरी देखता है कि आपने उस इंटरवल में कैसे काम किया है, आपका कितना इंटरेस्ट है उसमें। यही होता है, कोशिश करें कि आप इन्वॉल्व रहें। सस्पेंशन हुआ हो तो साइकिलिंग के साथ 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या जो भी अगर नज़र आए आपको कि इस साइकिल को कितना कम करना है, आप इसको करते रहें और एडवाइस करें ग्राउंड मैन को कि वो क्या कैसे क्या कुछ करे कि हालात जो है ना बेहतर हो जाएं।
आपका जो इंटरेस्ट है वो दिखाई देना चाहिए, खासतौर पर रेफरी के मैच में आपकी जो एक्टिविटी बड़ी काउंट करती है। वैसे तो जो टेलीवाइज मैच होते हैं, जैसे फोर्थ अंपायर होता है, उसकी ड्यूटी बड़ी बढ़ जाती है फोर्थ अंपायर की, कि वो ये सारे काम जो है ना करता है। जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो साथ में वक्फों के साथ जाते हैं देखते हैं, लेकिन जो फोर्थ अंपायर है वो शायद 2 ढाई 3 घंटे वो जब काम हो रहा होता है ना वो काम करवाता रहता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फोर्थ अंपायर की ड्यूटीज क्या होती हैं, वो अलग से मैं जो टीवी अंपायर है और जो फोर्थ अंपायर है उसके तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं आपको अलग से लेक्चर में जो है ना बता दूंगा। लेकिन बता रहा हूँ कि फोर्थ अंपायर जो है ना ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंस का हामिल हो जाता है, उसका काम जो है ना वो बड़ा क्लोजली जो है ना ऑब्जर्व हो रहा होता है। इसके अलावा ये है कि जब प्ले जो है ना वो रोक दिया जाए कंडीशंस के वाइज, तो जो ग्राउंड अथॉरिटी है उसको अंपायर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो मर्जी इक्विपमेंट इस्तेमाल करें वो अपने ड्यू को रिमूव करने के लिए। आम ड्यू कब होता है, ये आमतौर पे जो मैच चल रहा होता है उसमें जब इंटरवल आता है तो वो सुपर सुपर मंगा लेते हैं और ड्यू को ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, या वो रोब जो है ना इस्तेमाल करते हैं ताकि ड्यू को मिनिमाइज किया जाए फील्डिंग आउटफील्ड में से। और अदरवाइज अगर मैच रुका हुआ है और पिच पे कोई वेट एरिया है तो उसके लिए रोल का जितना मर्जी इस्तेमाल आप कर सकते हैं पिच को बेहतर करने के लिए, या जो बॉलिंग रनअप है या आउटफील्ड है उसको बेहतर करने के लिए स्पंज होते हैं, रोलर होते हैं, सुपर सुपर होते हैं। आप कोई भी इक्विपमेंट जितना मर्जी चाहें उसको इस्तेमाल करें, आपने कंडीशन को जो है ना वो बेहतर, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है और कंडीशन को बेहतर करने की कोशिश करनी है ताकि वो सूटेबल हो जाए और मैच जो है ना वो स्टार्ट हो सके। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है कि अंपायर जो है वो अगर कोई शेडो आ रहा है स्टेडियम, कोई दरख्त है बड़ा या कोई उसका पवेलियन है या सिटिंग एरिया है, उसका शेडो आ रहा होता है आधा शाम के टाइम पे, तो अगर रोशनी ठीक है तो आपने उसको इतना जो है ना वो अहमियत नहीं देनी है ना, उसको आपने काउंट नहीं करना कि उसके बाईस